ओके, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। वॉच लिस्ट वन लिस्ट में क्या होएगा वो अभी हम लोग देखेंगे। तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज क्या करता है, बेसिकली एमडीएफ बनाता है और बेचता है। अभी एमडीएफ क्या होता है, मीडियम डेंसिटी फाइबर। तो अभी इसका कॉम्पिटिटर्स कौन है इंडस्ट्री लेवल पे पहले थोड़ा देखते, फिर हम लोग देखते हैं ये ग्रीन पैनल ने लास्ट 2-3 साल में क्या रन रेट दिया है, क्यों दिया है, कैसे दिया है, एंड क्या वो रन रेट आगे होगा, और होगा तो क्या क्या ट्रिगर फैक्टर्स है, एंड क्या आज के तारीख में अभी हम लोग को इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। और सबसे पहले ऐसे समझो, प्लाईवुड समझता है, जो भी फर्नीचर, हम लोगों के मॉम डैड क्या करते थे, फर्नीचर प्लाईवुड का लेना है बाबा, क्यों? क्योंकि टिकाऊ है कि भाई नेक्स्ट 15 ईयर्स 18 ईयर्स चल जाएगा, या 10 साल से ज़्यादा तो चल जाएगा, और वो बेस्ट है। इवन दो उसमें बनाने में कारपेंटर को टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन वो करेंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड अब डेवलप कंट्रीज में देखोगे उधर पार्टिकल वुड और एमडीएफ ज़्यादा चलता है। अब ये मीडियम डेंसिटी फाइबर और ये जो पार्टिकल वुड है, ये पार्टिकल वुड सुना रहेगा आपने, जो मे बी जो आइकिया बेचता है ना, वो पार्टिकल वुड है। उसमें क्या हो जाता है कि सस्ता भी आता है एंड अच्छे से डिज़ाइन भी मिल जाता है। इट्स जस्ट दैट अभी लोगों को प्रॉब्लम ये हो जाता है पार्टिकल वुड में कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, कि मतलब लोग बोलते हैं यार ये टिकता नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये इशू आता है। तो उसके लिए एमडीएफ बहुत सही है। तो एमडीएफ इज व्हाट, ऐसे समझो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इन द सेंस डिज़ाइन भी मस्त है जैसा पार्टिकल वुड है, एंड ड्यूरेबिलिटी ऑब्वियसली प्लाईवुड जितना नहीं रहेगा, बट अपना पार्टिकल वुड से बेटर है। एंड मेन क्या है, प्लाईवुड सबसे महंगा आता है। ये जो है मीडियम एमडीएफ जो है वो अराउंड 30-35% सस्ता भी आ जाता है प्लाईवुड से। सेकेंडली इसमें बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल फायर प्रूफ होता है, जैसे हम लोग एक्सटीरियर में लगा सकते हैं कुछ, तो उसके लिए फायर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, प्री लैमिनेटेड आता है एमडीएफ। प्री लैमिनेटेड क्यों चाहिए, अभी आपको ये समझने का है कि अगर आपको एक फर्नीचर बनाने का है तो आपको कारपेंटर को जाके बोलना पड़ेगा, बराबर। फिर आप बोलोगे ये डिज़ाइन चाहिए, उसके ऊपर ये लैमिनेट लगाने का है, सनमाई का जो बोलते हैं अपन, वो लैमिनेट जो लगाने का है, बराबर है। तो कारपेंटर को टाइम लगता है ना, एक तो वो पूरा कार्व करने डिज़ाइन करने को टाइम लगेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर उसको 2-3 दिन तो वो चिपकाने में चला जाएगा लैमिनेट। एमडीएफ में प्री लैमिनेटेड मिल जाता है, तो उसका कारपेंटर को बेनिफिट क्या है कि 3-4 दिन बच जाता है उसका डायरेक्ट। लेकिन कारपेंटर को जाके इन्फॉर्म करना, ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा पिडेलाइट ने किया था। जो भी फेविकॉल है कारपेंटर्स के पास जाके ट्रेन करके वो किया ना, यानी कि ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। लेकिन एक बार कारपेंटर्स अगर जम गया उनको, ग्रीन पैनल का जो एमडीएफ से जम गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक कमोडिटी निकल के एक ब्रांडेड प्ले बन सकता है फ्यूचर में। तो वो बेटिंग हो रहा है, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। ऐसा समझ में आ रहा है। अभी कारपेंटर को दिक्कत क्या आएगा, अभी नॉर्मली ये हैंड सॉ से करते हैं लोग, जो भी प्लाईवुड करने का है, ये उन लोगों को रोटेटर से डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो लोग कंफर्टेबल होने चाहिए, और वो लोग को ट्रेनिंग मिलना चाहिए, और उसका बेनिफिट्स पता होना चाहिए कि भाई एक तो सस्ता भी है, डिज़ाइन भी अच्छा बन सकता है, टाइम भी कम लगेगा, बट ये ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग होना चाहिए, जो कि वो लोग कर रहे हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज एज अ होल। समझ में आया? अभी मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज ने, या एक्चुअली उनके एनुअल रिपोर्ट में ये प्रेडिक्ट किया गया था 2021 में, कि इंडिया का जो एमडीएफ टू प्लाईवुड है ना, वो 20:80 है। मतलब सिर्फ 20% प्लाईवुड यूज हो रहा है, 20% एमडीएफ यूज हो रहा है, 80% प्लाईवुड यूज हो रहा है। वेराज पूरा वर्ल्ड वाइड कितना था, 70% एमडीएफ और 30% प्लाईवुड। तो वो लोग ने क्या अज्यूम किया था, मतलब पूरा इंडस्ट्री रिपोर्ट क्या बोल रहा था कि 2026 तक 50% एमडीएफ 50% प्लाईवुड। मतलब इवेंचुअली बेटिंग क्या है कि इंडस्ट्री तो ग्रो होने वाला है, तो एमडीएफ का सेल्स ग्रोथ होएगा। सेकेंडली एमडीएफ प्लाईवुड का मार्केट खाएगा। बट अभी प्लाईवुड के भी क्वालिटी होते हैं, एक हाई क्वालिटी होता है, एक मीडियम क्वालिटी और एक लो क्वालिटी। एमडीएफ ये नहीं बोलता है कि मैं हाई क्वालिटी के साथ कंपीट करेगा, वो बोलता है लो क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी का मार्केट शेयर हम लोग ले लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड हुआ है, तो इंडिया में भी होएगा, और इंडिया में ये ट्रेंड अभी दिख रहा है। ऐसा समझ में आया क्या? एमडीएफ भी 2 तरीके के होते हैं, एक थिन होता है और एक थिक होता है। थिक मतलब आप ऐसे समझो, वार्डरोब का जो एक्सटीरियर होता है वो थिक होता है, उसके ऊपर उसके अंदर जो हम लोग लगाते हैं जो शीट्स है, वो जो उसके लिए वो शेल्फ जो होता है, वो क्या है, थिन एमडीएफ। बेसिक ऐसे समझ लो आप। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत बार क्या होता है ना, इंडस्ट्री रिपोर्ट भी सही नहीं होता, मतलब जो गेज किया जाता है ना उससे जल्दी भी हो सकता है। तो
2021 में क्या प्रेडिक्ट किया था कि साइज कितना रहेगा एमडीएफ का, 3200 करोड़। 2026 में कितना होएगा साइज, उन्होंने बोला था 5000 करोड़। यानी कि इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज नेक्स्ट 5 इयर्स में कितना परसेंट से ग्रो करेगा, 9.3% केगर से। लेकिन ये इंडस्ट्री बोल रहा है, मतलब इंडस्ट्री इतने से ग्रो होएगा। अभी हमारा कंपनी अगर हम देखें 2019 में 60,000 लैक्स था, 60,000 लैक्स मतलब 600 करोड़। 600 करोड़ कितना हो गया, 1625 करोड़। मतलब अगर आप देखोगे मोटा मोटी 2021 से 2022 एक साल में ग्रोथ 60% था। यानी कि पूरा इंडस्ट्री जितना वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया, है कि नहीं। यानी कि एमडीएफ का तो ऑब्वियसली डिमांड बहुत सॉलिड हो गया, लोगों को समझने लगा रहे ऐसा भी एक चीज होता है कि नहीं। एमडीएफ में रेजिन्स ये सब बहुत यूज करते हैं, एनीवे वो दूसरा टॉपिक है, बट ये समझ में आया आपको 60% ग्रोथ। तो अगर आप ऐसे देखोगे 2019 से 22 या 2020 पकड़ दे, 2020 में 87 कितना था, 876 करोड़, वो लगभग 162 करोड़ हो गया है, बराबर 1625 करोड़ बराबर है। यानी कि 876 ऑलमोस्ट दुगना हो गया है, ऑलमोस्ट। तो अगर हम लोग देखें मोटा मोटी 2 साल में कितना ग्रोथ हुआ है सेल्स में, कितना हो गया है 2x, मतलब 2x तो नहीं है एग्जैक्टली 1.85 टाइम्स। लेकिन उन लोगों का सेल्स कितना हुआ है, 2 गुना। 2 साल में 2 गुना बहुत होता है। उनका जो प्रॉफिट्स है, नेट प्रॉफिट्स 2020 से लेके 2022 अगर आप देखोगे कितना हो गया है, 17 टाइम्स बढ़ गया है। यानी कि इन लोगों का ऑपरेटिंग लेवरेज अलग लेवल चल रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है मालूम है, मतलब आपको समझा क्या, रेवेन्यू कितना बड़ा, दुगना, लेकिन नेट प्रॉफिट्स 17 गुना। तो अगर आप शेयर प्राइस देखोगे ये स्टॉक का 2020 से पकड़ते हैं हम लोग, 2020 में कितना था, अगर हम लोग 2020 अप्रैल से देखते हैं कुछ 30 रुपए के आसपास था। एंडिंग पे देखो कितना है, अगर हम लोग देखते हैं 2022 31 मार्च कितना है, लगभग 585, मतलब कितने से बढ़ा है, 30 रुपीज लगभग, ऐसे पकड़ते हैं ना 585 लगभग अपना 30 रुपया, कितना बढ़ा है 20x। यानी कि स्टॉक ऑलरेडी 20x भाग चुका है 2 साल में 20 गुना। अभी क्या हम लोग डायरेक्ट ये देख के कि अरे लास्ट 2 साल में 20 गुना बढ़ गया ना तो आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं। सिमिलरली हम लोग ये भी नहीं बोल सकते अभी पीछे बढ़ा ना 20 साल तो आगे तो 10 साल तो बढ़ेगा, ये भी हम लोग बोल नहीं सकते। तो अभी हम लोगों को देखना है भाई ये क्या हो गया, क्यों इतना बढ़ गया। तो सबसे फर्स्ट ड्राइवर तो दिख रहा है सेल्स अलग लेवल बढ़ गया है। तो उन लोग का अगर आप ध्यान से देखोगे कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 2019 में कितना था, सिर्फ 47% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। वो अभी कितना हो गया है 2022 में 87% हो गया है, मतलब 47% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सीधा 87। दैट इज द मेन रीजन कि क्यों उनको वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। उनका सेल्स सीधा बढ़ गया बट उतना उनका ऑपेक्स नहीं बढ़ा, समझ में आया। तो वो उनका उतना ही था लगभग। ऊपर से अगर आप देखोगे कंपनी ने अपना डेट भी कम कर दिया। कंपनी ने अपना डेट, फाइनेंस कॉस्ट कितना था 24 करोड़, वो कितने पे आ गया 17 करोड़, मतलब वो डेट भी कम हो गया। तो हम लोग ये ना ये सब चीजें बैलेंस शीट में देख सकते हैं। बैलेंस शीट में अगर सबसे पहले देखेंगे बोरोइंग्स कितना था 45,967, ये सब लैक्स में, तो बेसिकली 459 करोड़ था डेट, वो कितना हो गया है 165 करोड़। तो डेट भी गिरा दिया ना, मतलब इतना पैसा कमा लिया, डेट पूरा रीपे कर दिया। देखो टोटल बोरिंग्स ये है 45,000 प्लस ये 4,000, मतलब कुछ एक अंदाज से इधर 50 करोड़ था, 50,000 50,000 ये लैक्स में 50,000 लैक्स, यानी कि कितना हो गया 450 करोड़, 459 करोड़ प्लस 45 करोड़, तो एक लगभग कितना हो गया 500 करोड़। 500 करोड़ का था, अभी कितना हो गया 165 करोड़ प्लस 117, कितना ऑलमोस्ट हाफ कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो लेकिन प्रॉफिट्स भी बढ़ रहा था, तो वो भी एक बहुत अच्छा लेवरेज मिला उनको उसमें से, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला और फाइनेंशियल लेवरेज भी मिला। ये समझ में आया क्या। अगर आप लेकिन ऐसा बैलेंस शीट देखते ना, ये ग्रोइंग कंपनी है ना, बैलेंस शीट देखो आप, उसका पीपीएनडी चेक करो कितना दिख रहा है 1,13,678 लैक्स, ये एक्चुअली गिरते हुए दिख रहा है पीपीएनडी। तो फर्स्ट गो में अगर कोई बोलेगा ना, ऐसा बोलेगा यार पीपीएनडी तो गिर रहा है,
तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक ग्रोइंग कंपनी, छोटी कंपनी, ग्रोइंग कंपनी का पीपीएनडी बढ़ना चाहिए। बट इसका रीजन क्या है, क्यों नीचे जा रहा था? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं था और पीपीएनडी करने का, वो लोग ने केपेक्स किया ही नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनका कैपेसिटी ऑलरेडी कम था ना पहले 47% पे। तो वो लोग ने क्या बोला, भाई हम लोग केपेक्स नहीं करेंगे, पहले वो कैपेसिटी तो बढ़ाए, यूटिलाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो उन लोगों ने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाया, अभी वो लोग आगे जाके केपेक्स करने वाले। अभी कितना है उनका पीपीएनडी? 994 करोड़ का है, बराबर। वो लोग अभी नेक्स्ट 3 इयर्स में और 600 करोड़ का केपेक्स करने वाले। ऐसा समझ में आया क्या? तो अभी अगर हम लोग स्टोरी में देखेंगे तो एक बहुत अच्छा लेसन है यहाँ पे कि मैनेजमेंट जो बोलता है जरूरी नहीं है कि उतना या उससे कम होगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है, जो मैनेजमेंट भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है। अभी खुद का भी बिजनेस है, हम लोग एक प्रेडिक्शन लगाते हैं कि नेक्स्ट 2 इयर्स में इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट्स कमा लूंगा, बट हो सकता है भाई उससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो। बट यहाँ पे क्या था, वो लोग ने जो प्रेडिक्ट किया उससे ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं थोड़ा वही मैक्रो लेवल बात करता हूँ कि ये शिफ्ट क्यों आएगा एमडीएफ, मतलब अपना प्लाईवुड से एमडीएफ में क्यों आएगा। पहले तो प्राइस डिफरेंशियल, फिर आइकिया जैसे कंपनीज भी ले रहे हैं। सेकेंडली लोगों का अभी वो टाइम स्पैन जो है फर्नीचर का वो भी कम हो गया। अभी हम लोग के मॉम डैड 15-20 ईयर्स लेते थे, अभी क्या है बहुत सारे लोग इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं जॉब्स के लिए, तो नॉर्मली उनके लिए यार 6-8 साल भी रहेगा तो इट इज ओके। तो एमडीएफ एकदम परफेक्ट बैठता है उसके लिए। प्लस कारपेंटर्स के लिए भी एडवांटेज है अगर वो ट्रेनिंग बराबर लेके करेंगे तो। ये समझ में आया क्या? अभी एमडीएफ बेसिकली ना प्लेन एमडीएफ भी होता है। प्लेन एमडीएफ मतलब क्या, सीधा हम ओईएम्स को बेच सकते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मतलब अभी फॉर एग्जांपल ग्रीन पैनल है, ग्रीन पैनल क्या करता है, एमडीएफ बनाता है, उसमें वो वैल्यू एडेड भी करता है और प्लेन एमडीएफ भी करता है। अच्छा, ग्रीन पैनल सिर्फ एमडीएफ नहीं करता है, उनका प्लाईवुड का भी बिजनेस है, बट प्लाईवुड से उनका 16% के आसपास आता है। बाकी उनका मेजर 84% कहां से आता है, एमडीएफ। तो हम लोग इसके लिए एमडीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो प्लाईवुड भी करता है बट मेजर उसका किस पे, एमडीएफ। तो हम लोग पूरा यहाँ पे बेटिंग किसके ऊपर रहने वाला है, एमडीएफ पे होने वाला है, ठीक है। तो एमडीएफ में वो लोग क्या है, एक तो प्लेन एमडीएफ बेचते हैं जो एक कमोडिटी है, उसको हम लोग ब्रांडेड बनाना, उसमें हम लोग मार्जिन ज्यादा कमाना मुश्किल है, क्योंकि क्या है बाहर से भी आ सकता है ना, बाहर से भी लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ना बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स है जो फर्नीचर बनाते हैं ना, वो लोग सीधा ग्रीन पैनल से डायरेक्ट भी उठाते हैं कि भाई तुम लोग हम लोग को प्लेन एमडीएफ दे दो। बट जो भी आर्किटेक्ट है या जो भी कारपेंटर्स है, ये लोग का डीलर नेटवर्क के थ्रू चलता है। तो अगर तुम लोगों को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचना है, वैल्यू एडेड मतलब मैंने क्या बोला, एमडीएफ में भी क्या होता है अपना फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, प्री लैमिनेटेड, ये सब तुम डायरेक्ट ओईएम्स को नहीं बेचते, ये सब तुम लोग क्या करते हो, डीलर नेटवर्क के थ्रू बेचते हो। डीलर में तुम लोग डीलरशिप में, मतलब वो ये डीलर नेटवर्क है, उधर देते हो, उधर से फिर रिटेलर के पास जाता है, उधर से अपना इनके पास जाता है, डायरेक्ट कस्टमर के पास, फाइनल कंज्यूमर के पास, वैसा है। एंड वो क्रिएट करने को बहुत टाइम लगता है। ओईएम्स को क्या है, तुम लोग ने 5 ओईएम्स के साथ किया तो वो लोग वॉल्यूम में खरीद लेंगे, बट वो प्लेन एमडीएफ होगा जिसमें मार्जिन्स नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इन लोगों का एमडीएफ जो बिजनेस है 84% एमडीएफ है, उसमें का अराउंड 60-62% जो है ना, वो आता है उनका वैल्यू एडेड एमडीएफ से। और उधर वो लोग ऐसा मतलब काफी जमा के बैठे अपना बिजनेस। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? यानी कि इनका बिजनेस रिस्क में है क्या? नहीं, बट इन लोगों का प्लेन एमडीएफ में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। समझ में आ रहा है? ये उनका फर्स्ट प्रॉब्लम है जो अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। समझ में आया? 31 मार्च 2022 तभी है ना एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दिया गया। तो अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? जब एंटी डंपिंग ड्यूटी रहता है तो क्या होता है, बाहर के कंट्री, अभी सपोज मैं एक बहुत बड़ा फर्नीचर वाला हूं, मेरे को प्लेन एमडीएफ चाहिए, तो मैं देखता हूं मेरे लिए सबसे सस्ता क्या है। मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे को इसी का चाहिए, क्योंकि एमडीएफ है, अगर प्लेन एमडीएफ है तो मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं बनूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा भाई इंडिया में क्या भाव चल रहा है, बहुत बड़ा प्लेयर है, सपोज ग्रीन पैनल से एमडीएफ का प्राइसिंग निकालूंगा। मैं फिर क्या करूंगा, वियतनाम जो बनाता है उधर से भी इंपोर्ट करने का ट्राई करूंगा कि वो लोग कितने में कर रहे हैं। तो है ना, अभी फिलहाल सीन क्या चल रहा है, वियतनाम में जो बनता है, मैं यहाँ पे ना एक्चुअली पूरा मैप सब बनाया हूँ दिखाने के लिए, एक बार तुम लोग को आइडिया आ जाएगा। तो सपोज करते हैं, ये दिख रहा है आपको वियतनाम, कंबोडिया, ये लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, एमडीएफ बनाते हैं और एमडीएफ से फर्नीचर बना के यूएस और यूरोप में बेचते हैं। तो इन लोगों का सबसे बेस्ट बिजनेस क्या होता है, एमडीएफ से खुद ही फर्नीचर बना के सीधा एक्सपोर्ट करते हैं, किधर, यूएस और यूरोप में। अरे बट अभी यूएस और यूरोप
में प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो एक्सपोर्ट्स उनका कम हो चुका है, समझा। तो फर्नीचर बनाने का उनको मतलब नहीं बन रहा है फिलहाल, उसमें उनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। तो वो लोग बोलते हैं भाई अभी फर्नीचर नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे, तो वो लोग बोलते हैं चलो एक काम करो, प्लेन एमडीएफ निकालो, क्योंकि उन लोग को भी अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा चाहिए ना। तो वो लोग बोलते हैं अरे कम है तो भी चलेगा, इंडिया में माल फेंको। क्यों? क्योंकि वियतनाम से सीधा यहाँ पे इंडिया सामने है ना, दिख रहा है आपको ये साउथ, यहाँ से सीधा साउथ में जाता है। तो इन लोगों का जो भी इंपोर्ट्स आता है ना वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ से इन लोगों का अराउंड 80% कहाँ पे जाता है, साउथ में जाता है। ऐसा समझ में आया क्या? तो अभी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया इन लोगों के लिए प्लेन एमडीएफ में, एंड ये लोग मान रहे, मतलब ऐसा नहीं है, ये लोग, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो ग्रीन पैनल है वो लोग अपफ्रंट बोल रहे कि हाँ भाई कंपटीशन तो सॉलिड है। तो अभी क्या हो रहा है ना, उसकी वजह से ये लोग बहुत सस्ते में इंपोर्ट करवा रहे, जो भी फर्नीचर वाले, जो भी अपना OEMs है ना, वो लोग बहुत सस्ते में कर पा रहे। तो अभी इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है प्लेन एमडीएफ बेचने के लिए, बट फिर भी ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोगों का मेजर तो वैल्यू एडेड से आता है और हम लोग डीलर्स को बेचते, तो अभी तक वो लोग ने इतना प्राइस नहीं गिराया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट्स बढ़ गया है, अभी इनको भी अपना कैपेसिटी एकदम सॉलिड रखना है ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट्स आ चुका है इंडिया में, उसके वजह से वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जब ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, बाहर इनको पैसा कम मिलता है प्लेन एमडीएफ का कंपेयर टू इंडिया, और प्लस सेकेंडरी ये लोग इंडिया में वैल्यू एडेड करते हैं, तो उसमें मार्जिन फिर भी ज्यादा है। आपको समझ में आया क्या क्या हो गया? बाहर से जो इंपोर्ट्स आ रहा है उसकी वजह से इंडिया में डिमांड कम हो रहा है प्लेन एमडीएफ का, तो ये लोग बाहर बेच रहे हैं और बाहर उनको इंडिया से कम मिलता है। तो इन लोगों का क्या हो रहा है, कैपेसिटी रख रहे हैं वो लोग, बट उन लोगों का क्या हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, प्राइस रियलाइजेशन उनका कम है। देखो अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। रियलाइजेशंस देखो यहाँ पे, डोमेस्टिक रियलाइजेशन कितना है, 29,000 फॉर क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर, एंड एक्सपोर्ट में कितना है, सिर्फ 18,000 या 19,000। यही सबसे लेटेस्ट जो था दिसंबर 2022, दिसंबर 2022 में कितना था उनका, डोमेस्टिक में 33,000 था एंड एक्सपोर्ट में कितना है, 18,000। तो इन लोगों का एक्चुअल जो फोर्टे है ना वो डोमेस्टिक है, बट क्योंकि अभी इतना ज्यादा कंपटीशन है वियतनाम इधर से सब, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग को इंडिया में बेच नहीं पाएंगे इतना ज्यादा, वो ये वाले प्राइसेस पे, डोमेस्टिक प्राइसेस में बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, वियतनाम से सीधा 20-25% सस्ते में आ रहा है इंडिया में, 20-25%। जब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा हुआ था तो थोड़ा कम डिफरेंशियल था प्राइस का, समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से ये लोग अभी एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, और एक्सपोर्ट में उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वियतनाम सिर्फ इंडिया में नहीं करता है इंपोर्ट, वियतनाम भी तो एक्सपोर्ट करता होगा, तो तुम लोग को सेम प्राइसिंग रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग वियतनाम से ले लेंगे, वही कंट्री से लेंगे। तो इन लोगों को ना क्या हो रहा है मालूम है क्या, अभी भले इन लोग कैपेसिटी मेंटेन कर पा रहे, इन लोगों का मार्जिन का धज्जिया उड़ रहा है। तो इन लोगों का सबसे पीक जो था ना वो Q4 था, Q4 FY22। तो ये कैसे समझेगा, मैंने क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट लिया है, Q4 FY22 में उनका एबिडा मार्जिन सबसे बाप था, कितना था, 30% एबिडा मार्जिन। समझ में आ रहा है, उन लोगों का वैल्यू एडेड एमडीएफ जो डोमेस्टिक है ना, उसमें उन लोगों का जो मार्जिन है वो लगभग उनका 30-35% था, और जो इन लोग एक्सपोर्ट करते थे वो सिंगल डिजिट था, इतना फर्क है उनके इसमें। तो ये उनका सबसे पीक मार्जिन है, कौन सा, Q4 FY22। अभी देखो कितना हो गया, सीधा मार्जिन कितने से गिर गया, 30 का 20 हो गया, 10% गिर गया यार, बहुत बड़ा फॉल है ना ये। तो जैसी वो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी निकाल दिया, मतलब पहले कैसे था, वियतनाम को अगर सपोज मैं इंडिया में साउथ में एक बंदा हूं जो OEM है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वांटिटी में मैं प्लेन एमडीएफ मंगाता हूँ, पहले मेरे को वियतनाम से मंगाता रहता ना मैं, तो मेरे को उनको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता, जिसकी वजह से महंगा हो जाता, समझा। तो बेसिकली मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा कि मैं उधर से मंगाऊं कि इंडिया से मंगाऊं, बट वो हटा दिया 31 मार्च को, जिसकी वजह से प्राइस डिफरेंशियल अभी 20-25% हो गया है। समझ में आ रहा है आपको? तो जब भी वो हुआ, देखो क्या हो गया, मार्केट गिरने को लग गया, 600 का कितना हो गया, 300, 50% फॉल। तो ये भी होता है, समझ में आया, ये कमोडिटी बिजनेस है घूम फिर के, बट ये लोग वैल्यू एडेड भी करते हैं। 62% ऑफ टोटल एमडीएफ इज थ्रू वैल्यू एडेड। तो कंपनी को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी फ्री कैश भी कमा रहा है, कंपनी का डेट भी कम है, तो ऐसा नहीं कि कंपनी जीरो में जाएगा, बट कंपनी का प्रॉब्लम क्या है कि भाई वियतनाम से इंपोर्ट बहुत आ रहा है। तो यानी कि हम लोगों का फर्स्ट ट्रिगर क्या है, ये देखना कि
कि यूएस और यूरोप का रिसेशन कब निकलने वाला है, कब उनका अच्छा होने वाला है कि वियतनाम वाले उधर बेचेंगे, क्योंकि वियतनाम भी इंपोर्ट करके उनका कोई खास नहीं बन रहा है इधर, उनको मजा नहीं आ रहा इंडिया में इंपोर्ट करके, क्योंकि उनको ज्यादा पैसा उधर मिल रहा था। तो जैसे ही मौका मिलेगा वो इधर से निकल के उधर कर देंगे और इधर अपना आ जाएगा वापस। लेकिन इन लोगों का सेकंड एडवांटेज ये है कि ये लोग वैल्यू एडेड में भी है, जिसमें वियतनाम कोई कॉम्पीट नहीं करता, वो इन लोगों का ही है, ऐसा समझ में आ रहा है। और डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइसिंग है वो लोग ये लोग ही सेट करते हैं, ये लोग रूल करते हैं, एमडीएफ मार्केट ग्रीन पैनल रूल करता है, ऐसा समझ में आएगा। तो ये देखो आप कि कैसा हो गया, Q4 में 30% था, अभी Q3 में कितना हो गया 20.94%। ये बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है, ये लोग एक्सपोर्ट अभी कर रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट वो लोग बोल रहे 1 ईयर भी, शायद 1 ईयर तक वो लोग एक्सपोर्ट पे ही फोकस करने वाले फिलहाल। तो वो लोग बोल रहे डोमेस्टिक भी करेंगे बट हम लोग सेल बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट करने वाले, यानी कि मार्जिन बढ़ने वाला है क्या तुम लोग का, एकदम ज्यादा नहीं। तो 20% था, ये सबसे लोएस्ट मार्जिन है लास्ट 1-2 साल में। वो लोग ने क्या प्रेडिक्शन दिया है, FY24 में इन लोगों का 25% के आसपास एबिटा होगा। अभी लास्ट क्वार्टर कितना था, 20.94%। तो ये अभी हम लोगों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में आया। उसके बाद अगर आप देखोगे अचानक अगर आप क्वार्टरली रिपोर्ट देखोगे, अचानक आपको दिखेगा अरे फाइनेंस कॉस्ट मेरा इतना कैसे बढ़ गया, क्वार्टरली में 179 लाख था, अचानक 11 करोड़ कैसे हो गया। तो बेसिकली ये क्या है ना, फाइनेंस कॉस्ट ये लोग है ना बाहर से बोरो कर रहे थे, ठीक है, बाहर के कंट्री से बोरो कर रहे थे और अपना करेंसी डेप्रिशिएट हो गया, तो फिर अपना लॉस है ना, जो तो लॉस वो सब फॉरेक्स लॉस वो लोग ने यहाँ पे दिखा है, वैसा है। तो उसके वजह से तो टेंशन मत लो, ये आगे नहीं होएगा, एकदम ज्यादा नहीं होएगा आगे। मार्जिन भी देखो कितना हो गया, 9% मार्जिन, हाईएस्ट कितना था 17%, सीधा 8.9 पे आया। अभी है ना बहुत सारे लोग, एक है ना वैल्यूएशन का चीज बता दो तुम लोगों को, बहुत सारे लोग है ना ग्रीन पैनल देखेंगे अरे ROE अच्छा है, ROC अच्छा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा था, सिर्फ पी उसका 13.8 है, अंडर वैल्यूड है, लोग ऐसे देखते हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों ये बहुत गलत चीज है। अभी जब भी हम लोग पी रेशियो लेते हैं, बेसिकली इट इज व्हाट, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय ट्रेलिंग 12 मंथ्स, बराबर। अभी कंपनी का अगर मैं मार्केट कैप लूँ तो लगभग कितना है 3658, तो 3643 लिया है अभी के लिए मैंने। एंड नेट प्रॉफिट्स क्या लिया है मैंने, ट्रेलिंग 12 मंथ, बराबर। ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब 1 2 3 4, बराबर। और उसको डिवाइड बाय 100 किया है क्योंकि क्रोर्स में करने का है, ये क्रोर्स में है ना, तो ये भी क्रोर्स में। तो मेरा पी रेशियो इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3643 डिवाइडेड बाय 266.72, 13.66, उतने का ही पी दिख रहा है, 13.8 लगभग उतना ही है। ये गलत पी क्यों है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मार्केट कैप अपन सेम रखेंगे, प्राइस कभी भी चेंज नहीं कर सकते पी रेशियो के लिए। अर्निंग्स है ना, अभी ऐसे समझो ये ट्रेलिंग 12 मंथ है, Q4 का इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, आगे जाके क्या इतना प्रॉफिट्स आने वाला है फ्यूचर में, नहीं ना। ये उसका हाईएस्ट प्रॉफिट था ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ्स का। तो ये 4 डेटा अपन ने लिया, ये 4 डेटा और मार्केट कैप, तो मार्केट कैप डिवाइड बाय नेट इनकम अपना पी रेशियो, यही है ना, प्राइस टू अर्निंग्स को मैंने मार्केट कैप डिवाइड बाय नेट इनकम लिया, पी रेशियो में डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं, यहाँ पे नहीं किया मैंने, डायरेक्ट किया। अभी मैं ये बोल रहा हूँ भाई उनका नेट इनकम गिर रहा है, 80 करोड़ था, फिर 76 हुआ, फिर 72 हुआ, फिर सीधा 37 हो गया। सोच के देखो, और वो लोग बोल रहे हैं अगला 12 मंथ्स भी प्रॉब्लम होने वाला है एक्सपोर्ट्स पे, तो उन लोग का प्रॉफिट एकदम ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। चलो अज्यूम कर लेते कि अपना 37.53 है ना, 40 करोड़ पकड़ते हैं अभी के लिए, तो चारों क्वार्टर के लिए 40 पकड़ना पड़ेगा, तो 40 इंटू 4 करते चलो, तो कितना होता है 160 करोड़। या तो अगर अपन सीधा इतना ही लेंगे, अगर अपन ने 37.53 करोड़ है ना, अगर मैंने 35 करोड़ ले लिया थोड़ा कंजर्वेटिव रहने के लिए कि आगे अगर गिरता है तो क्या होगा, तो कितने का पी बनता है 26। यानी कि अगर यहाँ पे 35 की जगह 40 करोड़ रखूं तो 22 होता है, 35 रखा तो 26 पी, मतलब एवरेज पी कितना दिखा रहा है, एक्चुअल में पी कितना दिखा रहा है रियलिटी में 25-26 के आसपास। अगर आप ये कंपनी का मीडियन पी देखोगे ना, वो कितना है 25.6, मतलब ये प्रॉपरली एक्चुअली ट्रेड कर रहा है। क्योंकि लोग है ना पास्ट के हिसाब से वैल्यू नहीं करते, लोग आगे के हिसाब से वैल्यू करते हैं, और आगे के हिसाब से ना बराबर ही वैल्यूड है। आगे के हिसाब से देखो ना 26 का वैल्यूएशन आ रहा है, और वो उतने पे ट्रेड करता है ये मीडियन जो है उसका।
हम लोग में यहाँ पे कम क्यों दिख रहा है, ये ना एक इल्यूजन है। 13.8 इज नॉट ए ट्रू नंबर, वो इल्यूजन है, क्योंकि वो 13.8 आया कैसे, वो ट्रेलिंग 12 मंथ लेके जब भी वो उसका बेस्ट क्वार्टर था, आगे जाके लेकिन वो क्वार्टर आने ही नहीं वाला ना। वो अगर इफेक्ट हम लोग हटा दे, हम लोग अगर ये अज्यूम करें कि जैसा ये क्वार्टर था Q3 उसके हिसाब से चले तो कितना आ रहा है 26 का पी, और मार्केट को यही लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स वो ऐसे रहेगा। तो कभी भी याद रखना, ये कम रहेगा तो जरूरी नहीं है अच्छा है, उसका मतलब है प्रॉब्लम रह सकता है, एंड चांसेस है कि प्रॉब्लम रहेगा। थोड़े टाइम पे नहीं, थोड़े कंपनीज में नहीं हो सकता है, मतलब हम लोग को ऐसा जेम मिल सकता है, बट यहाँ पे प्रॉपरली वैल्यू किया है, ऐसा नहीं है कि गलत वैल्यूएशन है। ऐसा समझ में आया क्या? अगेन ये मैं बहुत आपको इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये वॉच लिस्ट में डालना है कि वॉन लिस्ट में डालना है, उस पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। इतना क्लियर हुआ क्या? तो अभी मैं अगर स्टोरी पे जाऊँ थोड़ा, सो बेसिकली वही सब है। अगर आप यहाँ पे देखोगे MDF मार्केट लीडर है क्लियर कट, 6,60,000 क्यूबिक मीटर्स है उसका। उसके बाद सेकेंड इन लाइन एक्शन टेसा करके है, सब है। अदर्स में अनऑर्गेनाइज्ड आता है। अनऑर्गेनाइज्ड का वॉल्यूम कितना है? बेसिकली दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय टोटल। 31% मार्केट शेयर है उनका, वॉल्यूम है MDF में, बट वैल्यू टर्म्स में सिर्फ 15-16% है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर मोस्टली प्लेन MDF करता है, जिससे उनको मार्जिन ज्यादा नहीं मिलता है। समझ में आया क्या? तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग है ना एक्चुअली वेल पोजिशन्ड कंपनी है ग्रीन पैनल, बस हम लोगों को अभी ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या है वो हमको देखना है। तो ये सब मैंने सिर्फ जस्ट लिखा हुआ है, इंटीरियर ग्रेड MDF होता है, एक्सटीरियर होता है, ये सब ट्रिगर्स क्या क्या है। इकोनॉमिक कंडीशंस इन US एंड यूरोप, ये अगर अच्छा होगा तो हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है। सेकेंड, चीप इंपोर्ट ट्रेंड। अभी है ना वियतनाम को भी पसंद नहीं आ रहा है इधर करने के लिए, है कि नहीं? उन लोग का हो गया तो वो लोग निकल जाएंगे। तो हम लोगों को ये देखने का है कि फ्रीट कॉस्ट क्या हो रहा है। अगर फ्रीट का कॉस्ट बढ़ गया तो अपने लिए अच्छी बात है, क्योंकि उधर से इंपोर्ट आएगा तो प्राइस डिफरेंशियल फिर से कम हो जाएगा। तो हम लोगों को देखना है ये चीप इंपोर्ट्स का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ते जा रहा है तो प्रॉब्लम है, बट कम होते जा रहा है तो दैट्स अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर अस। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर ये वापस लग गया तो भी स्टॉक प्राइस सीधा बढ़ जाएगा। समझ में? एंड फोर्थ है हम लोग को देखने का इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के थ्रू की शिफ्ट फ्रॉम प्लाईवुड टू MDF हो रहेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? MDF के सारे कंपनीज के कॉन कॉल एंड प्लाईवुड के सारे कंपनीज के कॉन कॉल आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि नेक्स्ट 1 ईयर तक प्रॉब्लम तो है होने वाला है, बस आपको ये देखना है कि कंपनी कितने अच्छे से दे आर गोइंग टू मूव अहेड। अभी कंपनी ने बोला है कि हम लोग कितना और ऐड करने वाले फ्यूचर में, ये मैं बता देता हूँ कि कंपनी फ्यूचर में 2,30,000 क्यूबिक मीटर ऐड करने वाला है नेक्स्ट 3 इयर्स में, मतलब और 35% वॉल्यूम बढ़ाने वाला है। तो अभी एक ने क्वेश्चन पूछा, भाई तुम लोग का ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम है वॉल्यूम इंक्रीज करने को, क्योंकि डोमेस्टिक में इतना इंपोर्ट है, तो तुम लोग करने क्या वाले हो? तो वो लोग ने बोला कि हम लोग है ना साउथ में डाल रहे प्लांट, एंड साउथ में हम लोग थिन MDF में नहीं है, तो ये जो आने वाला पूरा कैपेसिटी वो थिन MDF के लिए, और हम लोग को वो मार्केट जाना है। तो वो भी उन लोगों ने क्लियर कट बोला है। तो हम लोगों का काम क्या है, ये देखना कि ये सब बराबर होने वाला है क्या, एंड ये ट्रिगर पॉइंट्स चेक करना। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन देखते रहना चाहिए। ऐसा हो सकता है एक टाइम आएगा जब वैल्यूएशन भी कम लगेगा आपको, प्लस आपको लगेगा 1-2 क्वार्टर में अभी इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो डाउनसाइड कम रहेगा लेकिन अपसाइड अच्छा रहेगा। तो दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट। बट तो आपको इसका एवरी क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते रहना पड़ेगा, एंड देखना पड़ेगा ये ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहा है कि नहीं। समझ में आया? डन।